हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास हमारे होने वाली भारत में दल और दलीय व्यवस्था के लास्ट पार्ट के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि दल होते क्या हैं, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि आखिर एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय व्यवस्था होती क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि भारतीय पार्टी प्रणाली के लक्षण क्या हैं। जो भारत में पार्टी प्रणाली है उसके लक्षण क्या हैं। तो पहला पॉइंट इसका, आज़ादी के बाद से ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रगति बहुदलीय रही है। तो आप देखते आ रहे हैं कि जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद जो हमारी वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ, तो उसमें आप देखते आ रहे हैं कि उसमें एक पार्टी नहीं अनेक पार्टी रही हैं। इसीलिए हमारी जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय ही शुरुआत से ही रही है, अभी से नहीं। और सेकंड पॉइंट आपका, भारतीय पार्टी प्रणाली में विपक्षी दलों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण व मजबूत बनी हुई है। अगर कहना करते हैं जो भारतीय पार्टी प्रणाली है उसमें विपक्षी दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है? यदि विपक्षी दल ही नहीं होगा तो फिर तो ऐसे तो वो मनमानी करेगी पार्टी। इसीलिए विपक्षी दल होना बहुत जरूरी और आवश्यक है, क्योंकि उससे क्या होता है, जो सामने वाली पार्टी जीतती है उसके अंदर की कमियां निकलती हैं, निकलने के साथ साथ वह अच्छे निर्णय लेती है, ताकि सामने वाली पार्टी जो विपक्षी पार्टी है वो गलत निर्णय वो उनके ऊपर कोई कोई आरोप ना लगा सके। और थर्ड पॉइंट है, जब 1989 के चुनाव के बाद भारतीय दलीय प्रणाली में क्षेत्रीय दलों की भूमिका उच्च स्तरीय देखने को मिली। इन क्षेत्रीय दलों में केंद्र की राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कहने आया था, जब 1989 में जब चुनाव हुए तो उसमें ये था कि कोई भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो इसीलिए गठबंधन से सरकार बनी थी। और गठबंधन से सरकार बनने के कारण जो छोटे स्तर के दल होते हैं, तो उनको क्या हुआ था, राजनीति में भाग लेने का मौका मिला। जिससे क्या हुआ, छोटे स्तर पे भी विकास होना शुरू हो गया था। तो इससे एक बड़ा बेनिफिट ये हुआ था। और फोर्थ पॉइंट है, भारतीय दलीय प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तित्व का प्रभाव देखने को मिलता है। जो भारतीय दलीय प्रणाली में क्या व्यक्तित्व का प्रभाव देखने को मिलता है, इसमें होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने का मौका मिलता है और हर व्यक्ति की सुनी भी जाती है। एक तरीके से कहने का अर्थ है व्यक्तित्व, क्योंकि छोटे स्तर पे जो दल बनते हैं वो बड़ी पार्टी में शामिल होते हैं, और छोटे स्तर में क्या होता है, हर स्तर के लोगों की बात को सुना जाता है और उनके अनुसार कार्य किए जाते हैं। इसीलिए व्यक्तित्व का प्रभाव देखने को मिलता है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है इसका, भारतीय राजनीतिक दलों में गुटीय व्यवस्था देखने को मिलती है। गुटीय व्यवस्था क्या है, जो भारतीय राजनीति है उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे गुट बने होते हैं, जिससे कि पार्टी बनी होती है, और हर हर गुट के द्वारा छोटे स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, जो कि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिससे हर स्तर के लोगों को बेनिफिट होता है, बड़े लेवल पर भी और छोटे लेवल पर भी। तो ये तो लक्षण हुए आपकी भारतीय पार्टी प्रणाली के। और अब पढ़ेंगे इसकी चुनौतियाँ क्या हैं। जो हमारे दल हैं इसके समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी आती हैं। पहली चुनौती आती है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। इसमें बोला गया, अधिकतर राजनीतिक दलों के निर्णय ऊपरी प्रमुख नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें निचले स्तर के नेताओं की भूमिका को ध्यान में नहीं रखा जाता। और कहने का अर्थ है, जो ये भारत की दलीय व्यवस्था है उसमें क्या होता है, जो जितने बड़े निर्णय वो कौन लेते हैं, बड़े नेता लोग लेते हैं, प्रमुख नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि बीजेपी का एक उदाहरण देता हूँ मैं। तो बीजेपी में जो हमारे मोदी जी हैं और उनके जो सहायक हैं, अमित शाह हुए और भी हैं, तो ये निर्णय, बड़े निर्णय किनके द्वारा लिए जाते हैं, इन लोगों के द्वारा, ना कि ये छोटे स्तर के लोग, स्तर के जो नेता होते हैं उनके द्वारा। मान लो मोदी जी ने कोई निर्णय लिया और अमित शाह, मोदी जी और उनके सहायक मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया, तो वो क्या आपके स्तर पे जो विधायक है उनकी पार्टी का, तो क्या उससे पूछना आएंगे? नहीं पूछते। तो इसमें सबसे बड़ी कमी है कि जो निर्णय लिया जाता है वो पार्टी के सभी सदस्यों से मिलकर नहीं लिया जाता, कुछ लोगों यानी कुछ प्रमुख लोगों के द्वारा ले लिए जाते हैं।
और सेकंड पॉइंट परिवारवाद व भाई भतीजावाद। वर्तमान के राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का कुछ हाथों में विशेषकर परिवार केंद्रीकरण हो जाता है, जिसके कारण गैर क्षमतावान सदस्य शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है आजकल आप राजनीति में देखते हो क्या होता है, पहले एक व्यक्ति राजनीति में आता है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। इससे क्या होता है, परिवारवाद चलता है। परिवार और जबकि कोई उन्हें नॉलेज नहीं होती है पॉलिटिक्स के बारे में। मान लो पिता को नॉलेज थी भी, लेकिन जो बेटा राजनीति में आया तो उसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, जिससे क्या होता है निर्णय गलत लेते हैं। और ये सबसे बड़ी कमी है हमारे उसकी, एक कमी बोल सकते हैं चुनौती के साथ साथ, क्योंकि परिवारवाद चलता है। ये आप जगह जगह देख सकते हो ये सिस्टम, आप अपने एरिया में या फिर बिहार में देख लो, आप यूपी में देख लो, कोई भी एरिया में देख लो, भाई भतीजावाद चलता है। बोलते हैं चाचा विधायक है, पापा विधायक है, मेरा मामा विधायक है। तो ये है परिवारवाद, जो कि बहुत मतलब सबसे बड़ी कमी मानी जाएगी मेरे हिसाब से देखी जाए तो, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में आने का मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, हमारे पॉलिटिक्स के लिए कोई वो नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है कि बिना एजुकेशन प्राप्त किया हुआ बंदा भी एक पीएम बन सकता है। एक मतलब मेरा कहना अर्थ है कि एक एजुकेशन रखनी चाहिए कि हाँ कि कोई व्यक्ति इतना पढ़ा है तब जाके पीएम बन सकता है, कोई नेता के पद हासिल कर सकता है, जो कि ये हमारे देश में नहीं है। अनपढ़ गवार आकर भी हमारा पीएम बन सकता है कोई भी। और थर्ड पॉइंट है धन तथा बाहुबल का प्रयोग। वर्तमान समय में अधिकतर राजनीतिक दल का चुनाव जीतने के लिए धन का बाहुबल का प्रयोग किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हो राजनीति में आने के लिए लोग कितना करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, और जिनके पास पैसा और साथ साथ आपराधिक भूमि, मतलब जिन्हें बोलवाला होता है, डर डर के द्वारा टिकट हासिल कर लेते हैं लोगों द्वारा जिताया नहीं जाता तो क्या डर के द्वारा टिकट हासिल करते हैं और चुनाव में आते हैं, जीतते हैं। ये भी दूसरी और तीसरी कमी है। और फोर्थ है आपका पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता से अर्थ है कि पारदर्शिता का अर्थ है कि जो निर्णय है वो जनता के समक्ष पूर्ण रूप से नहीं लिए जाते, जनता के हिसाब से नहीं लिए जाते, जो कि बहुत इस राजनीति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हिसाब से ही नीतियाँ चलाई जाती हैं, जनता के लिए ही नीतियाँ चलाई जाती हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह 4 चुनौतियाँ थी। मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं बनाए हैं क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हो गया। कोई क्वेश्चन आता है इससे जुड़ा तो आप आसानी से लिख सकते हो। 3 पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी शुरुआत करूँगा इसी बुक का या नेक्स्ट बुक का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट पार्ट है निष्कर्ष। तो इन सब को पढ़ने के बाद आपका निष्कर्ष क्या निकलता है कि दलीय प्रणाली लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए अत्यधिक आवश्यक है। सही बात है। इससे न सिर्फ विभिन्न प्रकार के लोगों को राज्य व केंद्र स्तर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जबकि पार्टी प्रणाली के कारण सामान्य जनता की विभिन्न विचारधाराओं व कार्यक्रमों का लाभ मिलता है। इसी के साथ पार्टी प्रणाली के कारण राजनीतिक दलों का अंकुश बना रहता है। तो आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें क्या होता है, हर छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सभी स्तर की पार्टियों को और लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। इसी के कारण हर स्तर में अच्छा विकास देखने को मिलता है। तो आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसमें हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं क्यूज कराता हूँ, जो बच्चे क्यूज अटेंड भी करते हैं। और आपका वीडियो में रिस्पॉन्स बहुत बुरा आता है, तो वीडियो देखें, लाइक करें। बच्चे लाइक नहीं करते, वीडियो देखते भी हैं तो लाइक करें। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका सिलेबस में जल्दी से जल्दी कवर करा सकूँ, आपको भी बेनिफिट होगा। मैं ट्राई करता हूँ कि आपका सिलेबस जल्दी कवर करा सकूँ, लेकिन बट आपका रिस्पॉन्स ही बहुत गंदा आता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
आपको चैप्टर पूरा क्लियर और कंप्लीट हो चुका है। जिसने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है वो भी देख ले, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।